नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी में मैंने हमारे समाज में सदियों से चले आ रहे बेटा और बेटी के बीच भेदभाव की हमारी मानसिकता के विकार की ओर इशारा किया है। कहानी को लाइक शेयर करें और आपके इस बारे में क्या विचार हैं कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। सुबह का समय है। वैशाली नगर के मास्टर गुरुमुख जी की पत्नी कावेरी को आज बच्चा होने वाला था, तो मास्टर जी सुबह सुबह ही गांव के सरकारी अस्पताल से नर्स को ले आए थे। मास्टर जी को इससे पहले भी 2 संतानों का सुख मिल चुका था, जो कि दोनों ही बेटियां थी। बड़ी बेटी विशाखा और छोटी बेटी शिवानी, जो कि मास्टर जी को प्राणों से भी प्रिय थी। गुरुमुख जी के माता पिता श्रीमती रुक्मणी देवी और विशंभर नाथ जी को भी अपनी दोनों पोत्रियों से बड़ा स्नेह और लगाव था। विशाखा अभी अभी विद्यालय जाने लगी थी पिछले 1 साल से, और शिवानी अभी अपने बचपन का लुत्फ घर पर ही दादा दादी, माँ पिताजी और बड़ी बहन के संग उठा रही थी। सब बड़े ही खुश थे। बस कोई एक कमी थी, तो केवल ये थी कि गुरुमुख जी को एक बेटा नहीं हुआ था अभी तक। इस बार उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बेटा ही होगा। इसी इंतजार में रुक्मणी देवी, विशंभर नाथ जी और गुरुमुख जी आज सुबह से ही थोड़े चिंता मग्न थे। कुछ देर के इंतजार के बाद नर्स अंदर से खुशी खुशी बाहर आई और रुक्मणी देवी से बोली, माँ जी बधाई हो, अब अपने मन में दबी सब हसरतें पूरी कर लीजिए। कावेरी ने बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया है। तो रुक्मणी देवी की खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने नर्स को झट से अपने पर्स से निकालकर कुछ रुपए बधाई के दिए और उठकर कावेरी के कमरे में गई, उसे भी गले लगाकर बधाई दी और फिर नन्हे बालक का खूब लाड़ दुलार किया। लगभग आधा घंटे बाद पड़ोसन शकुंतला ताई गुरुमुख जी के घर आई। गुरुमुख जी ने ताई को प्रणाम किया, तो ताई ने भी उन्हें बधाई दी और कावेरी के कमरे में जाकर कावेरी और रुक्मणी को भी बधाई दी और बोली, बहन रुक्मणी, पोते की खुशी नहीं हुई क्या तुझे? तब रुक्मणी ने चौंक कर कहा, क्यों ताई जी, क्या हुआ? तब शकुंतला ताई बोली, यदि खुशी हुई होती तो अब तक क्या थाली नहीं बजाती? तब कावेरी बोली, ताई जी मैंने ही माँ जी को मना कर दिया था, हम हमारी बेटियों और बेटे में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तब ताई बोली, क्यों नहीं करोगी भेदभाव? अरे इससे तुम और तेरा वंश आगे की पीढ़ियों में जाना जाएगा। इसी के सहारे तेरा बुढ़ापा गुजरेगा, यही बुढ़ापे में कमा कर तुझे खिलाएगा। इसी के नाम से तुम लोग जाने जाओगे। क्या इनमें से किसी एक काम में भी तेरी बेटियां इसकी बराबरी कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो जब उस वक्त तू बराबरी की बात नहीं करेगी, तो आज कैसे इसके बराबर उन्हें कर रही है? ऐसे ही हमारे पुरखों ने यह रिवाज नहीं चलाए थे, कुछ तो वजह थी शायद। रुक्मणी, इतनी मिन्नतों के बाद पोते के दर्शन तुझे नसीब हुए हैं। चल उठ और सारे रीति रिवाज निभा, क्यों इसके जन्म लेते ही अपशगुन कर रही है? तब विशंभर नाथ जी और गुरुमुख जी ने भी ताई जी को समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं मानी और अपने तर्क वितर्क से रुक्मणी देवी को मना ही लिया। इस प्रकार रुक्मणी देवी ने पूरे रीति रिवाज के साथ थाली बजाई और हमारे समाज की विडंबना ही कहिए। ज्यों ही थाली बजी, पूरे वैशाली नगर ने यह समझा कि गुरुमुख जी को बेटा ही हुआ है और सब उन्हें बधाई देने आने लगे। इन्हीं सब के बीच 2 नन्हे नन्हे से दिल, जो अभी कुछ समझने लायक नहीं थे, किंतु आज पहली बार उन्हें लगा था कि वे तो मात्र इंसान ही हैं, क्योंकि वे लड़कियां हैं। वे किसी की खुशियों का कारण नहीं हैं। खुशी तो सही मायनों में आज उनके परिवार को मिली है और उन्हें यह समझाने वाला कोई और नहीं, एक औरत ही थी। लगभग आधा दिन गुजर जाने के बाद विशाखा ने अपने दादा दादी जी से पूछ ही लिया कि क्या आज तक कभी भी उन लोगों को इतनी खुशी उसे या शिवानी को देखकर भी हुई थी? तब विशंभर नाथ जी ने बेटी के मासूम मन का ख्याल करते हुए कहा कि बिटिया, हमें तो ऐसी ही खुशी हर रोज तुम्हारे और शिवानी के साथ खेलते वक्त हर पल होती है। यह तो रीति रिवाज हैं।
और इस समाज में हमारे पुरखों के ज़माने से चलते आ रहे हैं, तो उन्हें निभाना भी ज़रूरी है, वरना इस समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गुरुमुख जी ने अपने बेटे का जन्मोत्सव मनाया, उसका नामकरण किया गया और उसका नाम रखा गया विश्वास। उस दिन भी विशाखा ने सोचा कि शिवानी का नामकरण तो इतनी धूमधाम से नहीं किया गया था, उसे तो बस बताया गया था कि इसका नाम शिवानी है। किंतु आज विशाखा ने किसी से कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई, बस खुद को खुद से ही समझा दिया कि यह भी पुरखों का कोई रीति रिवाज होगा। इस प्रकार धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि बेटे बेटियों के लिए इस समाज के पुरखों ने बहुत ही अलग अलग रीति रिवाज बनाए हैं और उसने भी धीरे धीरे इन्हें अपनाना शुरू कर दिया था। कुछ वर्षों बाद एक दिन जब विशाखा 11वीं की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, तो गुरुमुख जी ने घर जाकर रुक्मिणी देवी, कावेरी और विशंबर नाथ जी से कहा कि हमारे तीनों बच्चे ही पढ़ने में बड़े मेधावी हैं, क्यों ना तीनों को शहर के सबसे महंगे और श्रेष्ठ विद्यालय में पढ़ाया जाए, ताकि तीनों उज्जवल भविष्य के धनी बने। तीनों बच्चे भी वहीं बैठे थे। अपने पिता के मुख से ऐसा सुन तीनों बहुत खुश हुए, किंतु उनकी खुशी ज्यादा देर न टिकी, क्योंकि गुरुमुख जी की बात सुन रुक्मिणी देवी बोली, अरे क्यों इन लड़कियों पर अपनी खरी कमाई लुटा रहा है? इन्हें जाना तो पराए घर ही है। हमें क्या सुख मिलेगा यदि उनकी अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी लग भी गई तो? हाँ, विश्वास को जहाँ मन करे वहाँ पढ़ा, किंतु इन्हें तो यही सरकारी विद्यालय में पढ़ा। ज्यादा मत सोच, बात मान मेरी। गुरुमुख जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, किंतु बात बनने की बजाय और ज्यादा ही बिगड़ती चली गई। तब शिवानी बोली कि पिताजी, आप विश्वास को तो अच्छे से पढ़ाइए, मैं और दीदी तो यहीं पढ़कर खुश हैं। और सबने अपनी सहमति दे दी। अब तक विश्वास भी थोड़ा बहुत समझने लगा था, तो उसे अपने परिवार की सोच पर बहुत गुस्सा आया और उसने रुक्मिणी देवी से कहा कि दादी माँ, मुझे सब पता है, मेरे जन्म से लेकर आज तक आपने कभी पुरखों के रीति रिवाज का हवाला देकर तो कभी समाज का हवाला देकर हमेशा मेरी बहनों को लड़की होना गलत है इस बात का एहसास करवाया है। किंतु मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मेरी बहनें भी बेटों से आगे निकलेंगी और उस दिन आपको इस समाज के सभी रीति रिवाज भूलने होंगे। फिर तीनों भाई बहन उठकर अपने कमरे में चले गए, जहाँ विशाखा दुखी हो गई और अपने आंसुओं को रोक न पाई। तब विश्वास ने अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से अपनी दीदी के आंसू पोंछे और बोला कि दीदी, इन आंसुओं को यूं ना बहाइए, ये बहुत कीमती हैं। इस समाज में जब तक कोई कुछ करके दिखाता नहीं है, तब तक उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। यदि किसी सोच, किसी विचारधारा को बदलना है, तो उससे लड़ना तो पड़ेगा। उन विपरीत परिस्थितियों को चुनौती की तरह लेना होगा और उनका डटकर सामना करना होगा। आज तक किसी भी लड़की ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो उसे इन सब से गुजरना पड़ा ही है। फिर चाहे वो कोई रानी बनी हो, कोई खिलाड़ी बनी हो, कोई नेत्री बनी हो, कोई अभिनेत्री बनी हो, कोई कलेक्टर बनी हो, कोई एसडीएम बनी हो, कोई डॉक्टर बनी हो, कोई अध्यापक बनी हो, कोई वैज्ञानिक बनी हो। मेरा मतलब है चाहे वो कोई भी हो, यदि लड़की आगे बढ़ी है तो यह सब उसने झेला ही है। अब यदि आपको खुद को लड़कों से बेहतर साबित करना है, तो जैसी भी परिस्थितियां मिल रही हों, उनमें खुद को टूटने ना देकर और अधिक संवारना है। क्या हो जाएगा जो आपको अच्छे विद्यालय में नहीं भेजा जा रहा है? आपका जो ये दिमाग है, इसकी चपलता और बुद्धिमानी, मेहनत करने की ललक तो कोई आपसे नहीं छीन सकता है। और जब तक यह आपके पास है, तब तक आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मैं भी यहीं पढ़ूंगा और हम तीनों साथ ही रहेंगे। आप बस अपना मन छोटा ना करें। जितना दादी की सोच थी उतना उन्होंने बोल दिया। अब यदि उस सोच को एक नई दिशा देनी है, तो पहले आपको कुछ करके दिखाना होगा, फिर सब सही अपने आप हो ही जाएगा। फिर तीनों भाई बहन पूरे तन मन से अपनी पढ़ाई में लग गए और विशाखा ने 12वीं में पूरे राज्य में पहला स्थान अपने नाम किया। और जिस दिन परीक्षा का परिणाम आया, उस दिन पूरे वैशाली नगर में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में विशाखा के नाम की गूंज सुनाई दी और थाली की जगह नगाड़े बजे।
उस दिन सभी अखबार वाले, न्यूज चैनल वाले विशाखा की एक तस्वीर मिल जाए इस होड़ में लगे हुए थे। और इधर उस दिन रुक्मिणी देवी को समझ आया कि बेटा या बेटी होने से वंश या कुल का नाम नहीं चलता, बल्कि परवरिश बहुत ही अहम होती है। यदि लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही घर में अहमियत दी जाए तो वह भी किसी भी हाल में लड़कों से कम नहीं होती हैं और ऐसी ऐसी सफलताओं को प्राप्त कर जाती हैं कि उनकी पीढ़ियों को भी युगों युगों तक उनके नाम से याद किया जाता है। बस ज़रूरत है तो केवल और केवल खुद की सोच को दुरुस्त करने की और समान अवसर देने की। फिर विश्वास ने दादी रुक्मिणी देवी को एक थाली लाकर दी और दादी ने उसे बिना किसी शर्म के खूब बजाया और विशाखा को अपने गले लगाया। और उस दिन समाज में एक नई सोच का जन्म हुआ और उसका जन्मोत्सव सारे गांव ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स करें, कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।